एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। सो वेलकम टू द सेशन। हर सेशन में हम एक छोटी सी प्रेयर के साथ स्टार्ट करेंगे रोज। सभी लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, रिपीट दिस लाइन विद मी। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प ईच एंड एवरी वन ऑफ अस गेट में जा रहे हैं। पूरा नाम है पैराजम्बल्स। ये अगर मैं आपसे कहूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप कोई भी एग्जामिनेशन दोगे, चाहे प्री दोगे चाहे मेंस दोगे, आपको ये टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा। और एक साथ आपको एक क्वेश्चन के या एक पैराजम्बल में 5 क्वेश्चन मिलते हैं। कभी कभी 2 पैराजम्बल के एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। मैं पूरी स्ट्रैटेजी समझाऊंगी, थ्योरी समझाऊंगी, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे लगातार। इस हफ्ते अगले हफ्ते हम पैराजम्बल्स करेंगे। तो आप सभी को पैराजम्बल्स की आप जितने भी क्वेश्चन में करवाऊंगी उनको फुल फोकस के साथ पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं पैराजम्बल होता क्या है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता क्या है। अगर मैं आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करती हूँ तो हमें देखने को मिला है कि आपको 5 सेंटेंसेस दिए जाते हैं। कभी कभी 4 भी आ जाते हैं, कभी कभी 6 भी आ जाते हैं। आपको इन 5 सेंटेंसेस को जंबल करके दिया जाता है, कोई ऊपर होता है कोई नीचे होता है। आपको इन सबको अरेंज करना होता है जिससे कि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके, कोहेरेंट पैराग्राफ बन सके। कोहेरेंट का मीनिंग क्या होता है? जो बन रहा। 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको उनको क्या करना है? सिंपली अरेंज करना है। मेंस लेवल में जब हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस देखते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले तो नंबर ऑफ सेंटेंसेस इंक्रीज हो जाता है। कभी 7 सेंटेंसेस का आता है, कभी 8 सेंटेंसेस का आता है, कभी 9 का आता है। हालांकि 10, 11, 12 हमें बहुत रेयरली देखने को मिलता है। बट क्वेश्चन में आपको 10 सेंटेंस का भी करवाऊंगी, 11 सेंटेंस का भी करवाऊंगी, 12 सेंटेंस का भी करवाऊंगी। तो इतने नंबर ऑफ सेंटेंसेस अगर हो जाते हैं तो वो मेंस लेवल बन जाता है। दूसरी चीज, मेंस लेवल में क्या होता है, पैराजम्बल के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैराजम्बल के अंदर ही कोई फिलर आ गया, पैराजम्बल के अंदर ही कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बना दिया छोटा सा, इसी के अंदर कोई और टॉपिक डाल दिया, तो मेंस लेवल में पैराजम्बल को बाकी टॉपिक्स के साथ मिक्स करके कराया जाता है। तो हमें इन दोनों में ही कमांड बनाना है। तो आइए स्ट्रैटेजी सीखते हैं, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें। बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी क्या होती है पैराजम्बल के क्वेश्चन को सॉल्व करने की? तो सबसे पहला स्टेप जो बहुत सारे बच्चे स्किप करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, एंड दैट इज रीड ऑल द स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली। आपको क्या करना है? सारे के सारे स्टेटमेंट्स को बहुत ही केयरफुली रीड करना है। आपने सारे स्टेटमेंट्स को रीड किया, आप सबका मीनिंग समझने की कोशिश करोगे कि हर सेंटेंस क्या कहना चाहता है। उसके बाद आप कोशिश करोगे क्या कि आपको कहीं से स्टार्टिंग स्टेटमेंट मिल जाए। आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग स्टेटमेंट। कहीं से आपको क्या मिल जाए, कहीं से आपको किसी ना किसी तरीके से कैसे भी कैसे करके आपको स्टार्टिंग स्टेटमेंट मिल जाए। स्टार्टिंग स्टेटमेंट को ढूंढना भी मैं आपको सिखाऊंगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली हमें कुछ हिंट्स देते हैं, जैसे कभी भी कोई स्टेटमेंट मोर ओवर से स्टार्ट नहीं हो सकता। मोर ओवर क्या होता है? कनेक्टर होता है, 2 स्टेटमेंट के बीच में आ सकता है। कभी हाउएवर से स्टार्ट नहीं हो सकता, कभी 10 से स्टार्ट नहीं हो सकता, फाइनली से स्टार्ट नहीं हो सकता, देयरफॉर से स्टार्ट नहीं हो सकता, उसमें दिस नहीं लिखा हो सकता, उसमें दैट नहीं लिखा हो सकता, उसमें दीज नहीं लिखा हो सकता, दोज नहीं लिखा हो सकता। कोई प्रोनाउन आ रखा है, ही, शी, कोई एडजेक्टिव आ रखा है, हर, हिज, और इनका कोई नाउन नहीं है। बिना नाउन के ये सब नहीं आ सकते। अगर इनका नाउन है तो आ सकते हैं, लेकिन अगर इनका कोई नाउन नहीं है, डायरेक्टली ये लिखे हुए हैं, तो ये नहीं आ सकते। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी लगा के हम स्टार्टिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। बट से स्टार्ट नहीं हो सकता। अब एक गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं स्टार्टिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने में, उस चीज को बहुत क्लियरली बता देती हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इट से भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, बट इट से स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है। इट से स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्यों हो सकता है? इट से स्टार्टिंग स्टेटमेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि इट जो है बहुत बार एक स्यूडो सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। मैम स्यूडो सब्जेक्ट क्या होता है? स्यूडो सब्जेक्ट होता है कोई नहीं मिला तो इट को लिख दिया, कोई नहीं मिला तो इट को लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल, बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी तो लिख दिया इट इज रेनिंग। इट का यहाँ पे कोई अपना मतलब नहीं था, इट का यहाँ पे कोई अपना मतलब नहीं था, बारिश से मतलब था। इट को सिर्फ कैसे ही लिख दिया, झूठ मूठ का सब्जेक्ट बना के लिख दिया, तो इट को बोलते हैं स्यूडो सब्जेक्ट। तो इट से स्टार्ट हो सकता है, इस बात को मत अपने मन में रखना कि इट से स्टार्ट नहीं हो सकता। हाँ, इट से एक तरह स्टार्ट नहीं हो सकता जब इट किसी नाउन का प्रोनाउन हो। जब इट क्या हो? किसी नाउन का प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा इट सेड, उसने बोला, दैट। उसने बोला, किसने बोला भाई? इस इट का कोई नाम तो होगा। तो जब किसी का नाम हो इट, या किसी इंसान की जगह किसी चीज की जगह इट यूज हो रहा हो, किसी का नाम हो, तो उस केस में इट को स्टार्टिंग नहीं आ सकता। इट कैन नॉट बी द स्टार्टिंग स्टेट। हाँ, अगर ऐसे लिखा हुआ होता कि ऐसा कहा जाता है, इसका मतलब है उसने कहा, और इसका मतलब है ऐसा कहा जाता है। बताओ, हिंदी से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सेंटेंस की हिंदी निकालनी पड़ेगी। उसने कहा, किसने कहा भाई? पहले तो इंसान का नाम तो बता दो, किसने कहा। इसका मतलब ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ऐसा कहा जाता है, किसी इंसान की बात नहीं हो रही, ऐसा नॉर्मली कहा जाता है, इसका मतलब स्टार्टिंग हो सकता है। बहुत गहरे कॉन्सेप्ट्स हैं, प्लीज ध्यान से समझिएगा। चलो, क्या ये बात समझ में आई सभी को? एवरीवन। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया? दूसरा स्टेप हो गया स्टार्टिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई। उसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। अभी ये थ्योरी उतनी क्लियर नहीं होगी, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब और क्लियर होगी। इंग्लिश में थ्योरी से चीजें समझ में नहीं आती है, प्रैक्टिस से समझ में आती है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होंगे, तो अपने आप क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। स्टेप नंबर 3 है मेक पेयर्स। क्या बनाने हैं? पेयर बनाने हैं। पेयर का मतलब क्या है कि इसके बाद कौन सा स्टेटमेंट आएगा, ये आइडेंटिफाई करना है। अब पेयर्स कैसे बनाओगे? पेयर्स बनाने का एक तरीका होता है, नाउन और प्रोनाउन का पेयर बनता है। नाउन और प्रोनाउन का पेयर बनता है, इसका मतलब क्या है? राम लिखा हुआ है और राम की ही बात हो रही है ही, तो पहले राम वाला स्टेटमेंट आएगा और फिर ही वाला स्टेटमेंट आएगा। सिमिलरली नाउन और एडजेक्टिव का पेयर बनता है। राम लिखा हुआ है, हिज लिखा हुआ है,
तो पहले राम वाला पेयर आएगा फिर हिज आएगा। तो नाउन और प्रोनाउन का पेयर बनता है, नाउन और एडजेक्टिव का पेयर बनता है। सिमिलरली दिस और दैट से बहुत पेयर्स बनते हैं। दिस बुक लिखा हुआ है तो दिस बुक लिखा हुआ है, उससे पहले उस बुक का नाम बताना पड़ेगा। दैट बुक लिखा है तो दैट बुक लिखा है, उससे पहले बुक का नाम बताना पड़ेगा। तो दिस दैट दीज दोज सच, इनकी हेल्प से क्या होता है, इनकी हेल्प से बहुत सारे पेयर्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद किसकी हेल्प से पेयर बनते हैं, आर्टिकल्स की हेल्प से बहुत सारे पेयर्स बनते हैं। अ बुक लिखा हुआ है, द बुक लिखा हुआ है तो अ आर्टिकल वाला पहले आएगा, द आर्टिकल वाला बाद में आएगा। आई मेट अ मैन, मैं एक इंसान से मिली, द मैन्स नेम वाज राम, उस इंसान का नाम राम था। तो आ मैन वाला स्टेटमेंट पहले आएगा, द मैन वाला स्टेटमेंट क्या होगा, द मैन वाला स्टेटमेंट बाद में आएगा। तो इस तरीके से पेयर्स बनाए जाते हैं। उसके बाद पेयर्स बनाए जाते हैं कंजंक्शन की हेल्प से। कंजंक्शंस की हेल्प से पेयर्स कैसे बनाते हैं, कंजंक्शन की हेल्प से पेयर्स बनाते हैं। बट लिखा हुआ है तो बट क्या करता है, बट जो है दो अलग अलग चीजों को कनेक्ट करता है। बट का मीनिंग होता है लेकिन। तो इसका मतलब है इससे पहले कोई अच्छी बात हो रही है तो इसके बाद कोई खराब बात होगी, इससे पहले कोई खराब बात हो रही थी तो इसके बाद कोई अच्छी बात होगी। तो बट क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट कर देता है, मतलब दो ऑपोजिट टोन्स को कनेक्ट करता है। पॉजिटिव को नेगेटिव से करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव से करेगा। हाउएवर पॉजिटिव क्या करता है, खराब बात को कनेक्ट कर जाते हैं। बुक लिखा है उससे पहले बुक का नाम बताना पड़ेगा। तो दैट बुक लिखा है, बुक लिखा हुआ है उससे पहले उस बुक का नाम बताना बनते हैं। दिस सिमिलरली दिस और दैट से बहुत पेयर्स बनते हैं। दिस बुक लिखा हुआ है तो दिस बुक लिखा हुआ है, उससे पहले उस बुक का नाम बताना पड़ेगा। दैट बुक लिखा है तो दैट बुक लिखा है, उससे पहले बुक का नाम बताना पड़ेगा। तो दिस दैट दीज दोज सच, इनकी हेल्प से क्या होता है, इनकी हेल्प से बहुत सारे पेयर्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद किसकी हेल्प से पेयर बनते हैं, आर्टिकल्स की हेल्प से बहुत सारे पेयर्स बनते हैं। अ बुक लिखा हुआ है, द बुक लिखा हुआ है तो अ आर्टिकल वाला पहले आएगा, द आर्टिकल वाला बाद में आएगा। आई मेट अ मैन, मैं एक इंसान से मिली, द मैन्स नेम वाज राम, उस इंसान का नाम राम था। तो आ मैन वाला स्टेटमेंट पहले आएगा, द मैन वाला स्टेटमेंट क्या होगा, द मैन वाला स्टेटमेंट बाद में आएगा। तो इस तरीके से पेयर्स बनाए जाते हैं। उसके बाद पेयर्स बनाए जाते हैं कंजंक्शन की हेल्प से। कंजंक्शंस की हेल्प से पेयर्स कैसे बनाते हैं, कंजंक्शन की हेल्प से पेयर्स बनाते हैं। बट लिखा हुआ है तो बट क्या करता है, बट जो है दो अलग अलग चीजों को कनेक्ट करता है। बट का मीनिंग होता है लेकिन। तो इसका मतलब है इससे पहले कोई अच्छी बात हो रही है तो इसके बाद कोई खराब बात होगी, इससे पहले कोई खराब बात हो रही थी तो इसके बाद कोई अच्छी बात होगी। तो बट क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट कर देता है, मतलब दो ऑपोजिट टोन्स को कनेक्ट करता है। पॉजिटिव को नेगेटिव से करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव से करेगा। हाउएवर लिखा हुआ है, हाउएवर भी यही करता है, दो ऑपोजिट टोन्स को कनेक्ट कर देता है। पॉजिटिव को नेगेटिव से करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव से कर देगा। ये कौन सी डिग्री के कनेक्टर्स कैटेगरी कनेक्टर होते हैं, कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी के जो कनेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग टोन्स को कनेक्ट करते हैं। फिर अगर मोर ओवर लिखा हुआ है, मोर ओवर का मतलब क्या होता है, आप इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो, ये एडिशनल कैटेगरी होते हैं। डिग्री से दो ऑपोजिट टोन्स को कनेक्ट करता है। पॉजिटिव को नेगेटिव से करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव से करेगा। हाउएवर लिखा हुआ है, हाउएवर भी यही करता है, दो ऑपोजिट टोन्स को कनेक्ट कर देता है। पॉजिटिव को नेगेटिव से करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव से कर देगा। ये कौन सी डिग्री के कनेक्टर्स कैटेगरी कनेक्टर होते हैं, कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी के जो कनेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग टोन्स को कनेक्ट करते हैं। फिर अगर मोर ओवर लिखा हुआ है, मोर ओवर का मतलब क्या होता है, आप इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो, ये एडिशनल कैटेगरी कनेक्टर होता है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से करता है, नेगेटिव को नेगेटिव से करता है। तो ये दोनों सेम टोन्स कनेक्ट करेगा। तो कंजंक्शंस भी हमें बहुत बार हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं अभी हम उसको पढ़ेंगे जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरीके से पेयर्स बनाए जाते हैं। फिर अगला पेयर कैसे बनाया जाता है, अगर किसी का फुल नेम दिया हुआ है और उसका शॉर्ट नेम दिया हुआ है तो पेयर तो नहीं बनेगा, बट इतना समझ में आ जाएगा कि फुल नेम पहले आएगा, शॉर्ट नेम बाद में आएगा। निमिषा बंसल दिया हुआ है, निमिषा दिया हुआ है तो निमिषा बंसल पहले आएगा, निमिषा बाद में आएगा। फिर इसके बाद अगला कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, क्रोनोलॉजी, लेकिन हमेशा वैलिड नहीं होती। क्रोनोलॉजी इस बात को समझेगा, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि कौन सा इवेंट कैसे कैसे हुआ। 1999 में ये हुआ, 2003 में ये हुआ, 2008 में ये हुआ, 2020 में ये हुआ। तो अगर आपको कोई स्टोरी सुनाई जा रही है या आपको कोई कहानी सुनाई जा रही है, आपको कोई नरेशन, नरेशन का मीनिंग क्या है, ये इवेंट हुआ, ये हुआ, इसके बाद अगर आपको कहानी सुनाई जा रही है तभी क्रोनोलॉजी लगती है, हमेशा नहीं लगती। तो अगर आपको कोई कहानी सुनाई जा रही है तो आप उस कहानी को कैसे करोगे, इस ऑर्डर में अरेंज करोगे कि पहले क्या, हुआ उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। का मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ इवेंट्स के हिसाब से चीजों को अरेंज करना, जैसे जैसे इवेंट्स हुए वैसे वैसे अरेंज करना। तो क्रोनोलॉजी भी हमें बहुत बार हेल्प करती है कि इस तरीके से लगाते हैं। एक बहुत बार हमें सीक्वेंसिंग हेल्प कर जाती है। सीक्वेंसिंग हेल्प करने का मतलब क्या होता है कि पहले किसी चीज का इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसकी डिटेल्स बताई, फिर उसके फायदे बताए, फिर उसके नुकसान बताए और फिर नुकसानों को सही करने के लिए सजेशन दिया। तो बहुत बार हमें इस तरीके से भी हेल्प मिल जाती है कि आप सीक्वेंसिंग कर लो, पहले इंट्रोडक्शन लगाओ, फिर डिटेल्स लिखो, फिर फायदे, फिर नुकसान और लास्ट में सजेशन। जनरली जो सजेशन दिए जाते हैं वो हमेशा लास्ट में ही लगाते हैं। तो इस तरीके फिर उसके फायदे बताए, फिर उसके नुकसान बताए और फिर नुकसानों को सही करने के लिए सजेशन दिया।
तो बहुत बार हमें इस तरीके से भी हेल्प मिल जाती है कि आप सीक्वेंसिंग कर लो, पहले इंट्रोडक्शन लगाओ, फिर डिटेल्स लिखो, फिर फायदे, फिर नुकसान और लास्ट में सजेशन। जनरली जो सजेशन दिए जाते हैं वो हमेशा लास्ट में ही लगाते हैं। तो इस तरीके से पैराजंबल्स को सॉल्व करते हैं। क्या मुझे ऊपर ऊपर समझ में आया कि कैसे होता है? एक्चुअल तो कभी समझ में आएगा जब क्वेश्चन करेंगे। चल विद से बिल्कुल स्टार्ट हो सकता है। चल तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसकी बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता क्या है। तो क्या सभी को ये दिख रहा है? या इससे पहले ना कुछ एक दूसरा करते हैं, इसकी बात करेंगे। पहले मुझे बताना, हाँ जी, क्या सभी को दिख रहा है? इज इट विजिबल? चलो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 करना है। और स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा? रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट्स। अभी कुछ अरेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना, सारे स्टेटमेंट्स को आराम आराम से पढ़ना है। चलो साथ में पढ़ते हैं, जितने मीनिंग समझ पा रहे हैं समझते हैं, जिस शब्द का मीनिंग नहीं समझ में आएगा उसको स्किप कर देना, बस पूरी लाइन का मीनिंग समझ लेना। चलो, आर्म्ड विद अ मिस्टिकल एम्यूलेट, उसके पास क्या था? आर्म्ड मींस हथियार था, उसके पास क्या था? मिस्टिकल, मिस्टिकल मींस रहस्यमयी, एम्यूलेट मींस ताबीज। तो उसके बाद एक रहस्यमयी ताबीज थी। इलारा नाम है लड़की का। एम्बार्ग, एम्बार्ग मींस शुरू कर ली उसने। क्या शुरू करी? एक पेरिलस, पेरिलस मींस खतरनाक जर्नी। इससे मतलब वोकैबुलरी भी साथ होती चलेगी। वोकैबुलरी लिखने की टेंशन मत लेना, मैं आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट दूंगी प्रोफेशन की हर क्लास के बाद, जिससे कि आपको पूरी वोकैबुलरी वहीं की वहीं मिल जाएगी। तो इलारा ने एक बहुत ही खतरनाक जर्नी को शुरू किया। क्या ढूंढने के लिए? एल्यूसिव, एल्यूसिव का मतलब क्या होता है? जिसको पाना बड़ा मुश्किल हो। तो मूनस्टोन को ढूंढने के लिए उसने बहुत ही खतरनाक जर्नी की। एक ऐसा इकलौता ये ऑब्जेक्ट था जो उस श्राप से मुक्ति दिलवा सकता था। कुड ब्रेक द कर्स, कर्स मींस श्राप, श्राप को तोड़ सकता था, श्राप से मुक्ति दिलवा सकता था। इंट्रीग्यू, इंट्रीग्यू का मतलब क्या है? पजल्ड, उसको समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है भाई, तो वो इंट्रीग्यूड थी और बहुत ज्यादा पजल में थी, मतलब शॉक थी, नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा है। शी स्टेप्ड थ्रू, वो आगे बढ़ी, स्टेप थ्रू मींस किसी को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ी। एंड फाउंड हरसेल्फ, उसने अपने आप को पाया एक मैजिकल रियल, एक जादुई दुनिया में, जहां पे जानवर बातें कर रहे थे और जो पेड़ थे वो विस्पर, विस्पर का मीनिंग क्या होता है? बहुत धीरे धीरे बोलना, पुराने पुराने रहस्यों को विस्पर कर रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे, मतलब एक तरीके से हल्का हल्का सा बोल रहे थे। इन दी एंड, बिल्कुल एंड में, इलारा ने सक्सेसफुली ऑब्टेन किया, उसे मूनस्टोन मिल गया, उसने उस श्राप से मुक्ति दिलवा दी और शांति की स्थापना करी उस लैंड में, उस जगह जो पहले क्या थी? बहुत ही ज्यादा परेशानी में थी। अलोंग द वे, उस रास्ते में उसने एनकाउंटर किया, एनकाउंटर भी सामना किया, उसने सामना किया मिथिकल क्रिएचर्स का। मतलब मिथ, मिथिकल क्रिएचर्स कौन होते हैं? वही जो बहुत पुराने पुराने जो कहानियों में लिखे होते हैं, उनको बोलते हैं मिथिकल क्रिएचर्स, मींस जानवरों का, एनिमल्स का। और उसने बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना किया, जिसने उसके करेज को और उसके डिटर्मिनेशन को टेस्ट किया, मतलब बहुत ब्रेव थी। इलारा ने दोस्ती करी, बेफ्रेंड मींस दोस्ती करना। इलारा ने दोस्ती करी एक बहुत ही बुद्धिमान आउल से, हु रिवील्ड, उस जिस आउल ने बताया, क्या बताया? उस उल्लू ने बताया दैट शी वाज द चोजन वन, कि उसको ही सिलेक्ट किया गया है, जिसकी डेस्टिन है, मतलब उसको सिलेक्ट किया गया है जिसकी, जिसको क्या करना है? हु इज डेस्टिन, डेस्टिन का मतलब है जिसकी किस्मत में है, जो करेगी, सेव करेगी, बचाएगी उस एन्चेंटेड फॉरेस्ट को। एन्चेंटेड का मीनिंग क्या होता है? जो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, अट्रैक्टिव होता है, उसको बोलते हैं एन्चेंटेड। तो इलारा ही बचाएगी उस फॉरेस्ट को बहुत ही डार्क कर्स से, एक बहुत ही गहरे श्राप से। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार, एक इन द हार्ट ऑफ एन एंशिएंट फॉरेस्ट, एक बहुत ही पुराने फॉरेस्ट के हार्ट में, मतलब मेन एरिया में, बीच में एक यंग गर्ल थी, उसका नाम था इलारा। उसको क्या मिला? एक बहुत ही हिडन पोर्टल मिला, एक छुपा हुआ उसको एक पूरा का पूरा पोर्टल मिला। पहले मुझे स्टेप नंबर 1 में किसी को कोई डाउट? तो हमने क्या किया? सबसे पहले पूरा का पूरा रीड किया। अब क्योंकि ये कहानी है तो कहानी को कैसे लगाते हैं? कहानी को भी हमने पढ़ा, कहानी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं। क्रोनोलॉजी मींस पहले कौन सा इवेंट हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, इस तरीके से हमको लगाना है। चलो, कहानी शुरू कहां से हुई? ये तो चलो एंड की बात है, तो इतना समझ में आ रहा है, इन द एंड लिखा भी हुआ है, तो ऐसा लग रहा है आर जो है पीछे की तरफ आएगा। कहानी शुरू कहां से हुई? जनरली कहानियां हमने पढ़ा है वंस अपॉन अ टाइम में शुरू होती है। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, एक मूवी का नाम भी था ना, तो ये समझ में आ रहा है यू से कहानी शुरू हुई कि एक लड़की थी और उसको एक बहुत ही हिडन पोर्टल मिला। चलो, अब उसे पोर्टल मिल गया तो उसने क्या किया? बताओ, यू के बाद क्या लग रहा है? कहानी बनानी है पूरी की पूरी, कहानी बना लोगे आंसर तक पहुंच जाओगे। चलो, उसके पास एक ताबीज थी, तो उसने क्या किया? जर्नी शुरू करी कि वो क्या करेगी? मून स्टोन को कैप्चर करेगी। तो अभी पी को देखते हैं, पी के बाद क्या है। उसने जर्नी चालू करी,
वो ऑब्जेक्ट जो कर्स को तोड़ सकता है। चलो अब यहाँ पे क्या ये समझ में आ रहा है, द कर्स, आ कर्स। थोड़े थोड़े पेयर्स बनाएंगे। अगला स्टेप क्या था, स्टार्टिंग सेगमेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद अगला स्टेप क्या था, पेयर्स बनाना। चलो एक कर्स है, इलाला को उस कर्स से छुड़ाना है, तो उसने क्या सोचा, चलो मैं चालू करती हूँ, उस कर्स को तोड़ने का रास्ता उसने अपना लिया। तो एक कॉम्बिनेशन जो हमें समझ में आ रहा है अभी, वो समझ में आ रहा है टी और पी का। तो एक पेयर हमने बनाया टी और पी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अगला स्टेप कर रहे हैं, कुछ कुछ पेयर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो अब उसने जर्नी को चालू कर दिया, जर्नी को चालू किया तो अब क्या करेगी वो, रास्ते, जर्नी चालू किया तो रास्ता आएगा, तो उस रास्ते में उसको बहुत सारे क्रिएचर्स मिले, चैलेंजेस मिले। तो क्या पी और एस का पेयर भी समझ में आ रहा है, उसने जर्नी को चालू किया और जर्नी में उसको क्या मिले, जर्नी में उसको बहुत सारे चैलेंजेस मिले, जर्नी में उसको बहुत सारी दिक्कतें मिली। चलो जर्नी में उसको दिक्कत मिली, उसने उन सबको फेस किया और एंड में क्या हुआ, उसको वो मूनस्टोन मिल गया। जर्नी में उसको दिक्कतें हुई, उसने सब कुछ फेस किया और उसको वो क्या हो गया, मूनस्टोन मिल गया। तो एस और आर का भी पेयर समझ में आ रहा है। तो टी और पी बना, पी और एस बना, एस और आर बना, सारे के सारे मिलकर क्या हो गए, टीपीएसआर। तो कहने से तो यहां लग गया टीपीएस और आर। आर तो लास्ट टाइम द एंड था। अब एक ही जगह बची है, एक ही स्टेटमेंट बचा है। कौन सी जगह बची है, कौन सा स्टेटमेंट बचा है, क्यों। वो बड़ी पजल सी हो गई, उसको पोर्टल मिला, बड़ी पजल सी हो गई, तो वो उसमें अंदर गई और फिर वो कैसे एरिया में पहुंच गई जहां पे जानवर बात कर रहे थे। अच्छा जानवर बात कर रहे थे, जानवर में किसने बात की, उससे आउल ने बात करी। क्यू और टी का भी पेयर बना सकते थे, कुछ बच्चों ने क्यू और टी का भी पेयर बनाया होगा। जानवर बात कर रहे थे तो उसने क्या किया, एक आउल से दोस्ती कर ली और उससे पूछ लिया, तो क्यू और टी का भी पेयर था। तो फाइनल आंसर इज व्हाट, फाइनल आंसर इज यू क्यू टी पी एस और आर। कितने लोगों को समझ में आया, एक 1 मिनट और एक बार और फिर से समझो। चलो एक बार फ्लो चार्ट समझो। अब पूरी पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि ये पूरी की पूरी कहानी थी क्या। तो पूरी की पूरी कहानी कुछ ऐसे थी, फ्लो चार्ट बनाते हैं जिन लोगों को कहीं भी कोई डाउट है, फ्लो चार्ट से क्लियर हो जाता है, पैराग्राफ फ्लो चार्ट के बिना अधूरा है। तो पूरी पूरी कहानी ये थी कि इलारा नाम की एक लड़की थी, उसको एक छुपा हुआ पोर्टल, पोर्टल मींस एक पूरा का पूरा एक ऐसा सा एक कुछ मिला। पोर्टल का मतलब होता है जिससे आप इंटरैक्ट करके उसके अंदर जा सकते हो। तो उसने क्या किया, उसके अंदर कदम रख दिया, उसके अंदर कदम रख दिया और वो पहुंच गई एक ऐसी जगह पहुंची वो जहां पे एनिमल्स बातें कर रहे थे। एनिमल्स बातें कर रहे थे तो उसने आउल को दोस्त बना लिया, आउल को उसने क्या दोस्त बना लिया। आउल ने बोला कि वो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि एक कर्ज है, एक श्राप है जिससे तुम्हें बचाना है लोगों को। तो उसने क्या किया, फिर आ कर्ज के बाद अगला दा कर्ज लिखा हुआ था, तो उसने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं इस कर्ज से लोगों को बचाऊंगी। उसने जर्नी स्टार्ट करी लोगों को कर्ज से बचाने की। फिर जर्नी में जब वो आगे बढ़ी, जर्नी में जब वो आगे बढ़ी तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन फाइनली वो जीत गई। फाइनली उसने उस कर्ज से उस फॉरेस्ट को क्या किया, बचा लिया। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। तो फाइनल पूरा सीक्वेंस क्या था, यू क्यू टी पी एस आर। यू क्यू टी पी एस आर। अब क्या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुए, आर्टिकल द आर्टिकल इन दी एंड स्टार्टिंग स्टेटमेंट। तो हमने बेसिकली वही स्ट्रैटेजी फॉलो करी जो हमने पढ़ी थी, पहले रीड किया, फिर स्टार्टिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया, फिर पेयर्स बनाए और लास्ट में पूरा अरेंजमेंट कर दिया। चलो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंट्रोडक्टरी का मतलब है फर्स्ट, टर्मिनल का मतलब होता है लास्ट। फर्स्ट और लास्ट क्या हो गया, यू और आर। एंटी पेनल्टीमेट का मीनिंग होता है थर्ड लास्ट, पेनल्टीमेट का मीनिंग होता है सेकंड लास्ट। थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट क्या हो गया, थर्ड लास्ट है पी, सेकंड लास्ट है एस। तो पी और एस तीन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। तो यू क्यू टी पी एस आर था, यूटीपी नहीं है, क्यू एस आर भी नहीं है, क्यू आर यू भी नहीं है, टीपीएस है। तो आंसर क्या हो गया, डी। थर्ड और फोर्थ कौन कौन से थे, थर्ड और फोर्थ थे टी और पी। सेकंड क्या था, सेकंड था, समझ आया सभी को। तो ये हमने पहला वाला किया एंड दैट इज स्टोरी बेस्ड। अब एक स्टोरी बेस्ड मैंने आपको करवाया है, अब एक स्टोरी बेस्ड आप लोग खुद से ट्राई करोगे। 3 मिनट का टाइम है सभी के पास,
किसी शब्द का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, मैं आपको सारी लाइन्स की मीनिंग समझा रही हूँ, उसके बाद आपको 3 मिनट दूंगी और आप ट्राई करो, ठीक है। डिटरमाइंड टू सेट थिंग्स राइट, उसने एक डिटर्मिनेशन ले लिया, एक मकसद बना लिया कि मैं चीजों को ठीक करूंगा। ही एम्बार्क्ड ऑन, एम्बार्क्ड ऑन का मीनिंग अभी हमने बोला स्टार्टेड, उसने एक स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, क्वेस्ट, क्वेस्ट मीन सर्च, उसने चीजों को ढूंढना स्टार्ट किया कि उसको रास्ता मिले कि वो अपने टाइम में वापस जा सके और रोक सके उन कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक में तबाही मचा देने वाले इवेंट्स को जो उसने विटनेस किए हैं। देखिए, शॉक्ड बाय द, वो एकदम शॉक्ड हो गया डिस्टोपियन वर्ड से, याद है हिंदू ट्यूटोरियल में डिस्टोपियन वर्ड पढ़ा था, डिस्टोपियन मीन सब जगह तबाही तबाही है, तो वो एकदम शॉक हो गया कि तबाही बच चुकी है इस पूरी दुनिया में, वो दुनिया जो इसने देखी। अलेक्जेंडर ने पता लगाया कि इसकी वजह, उसने जो खुद इन्वेंट किया है, जो उसने खुद ढूंढा है, इसकी वजह से सब जगह तबाही मच चुकी है। डिजास्टर्स मीन तबाही मचा देने वाले, कॉन्सिक्वेंसेस मीन रिजल्ट्स हुए थ्रू अ सीरीज ऑफ, बहुत सारे उसने हार्ट पाउंडिंग दिल धक धक करे तेज तेज, मतलब बहुत ही एक्साइटिंग, तो उसने बहुत ही एक्साइटिंग एडवेंचर्स किए, आगे रास्ते पे बढ़ा। अलेक्जेंडर ने फेस किया मॉरल डिलेमास, मॉरल डिलेमास मीन ये सही है गलत है, मॉरल डिलेमा होता है जब आप कंफ्यूजन में होते हो कि क्या सही है क्या गलत है, उसको बोलते हैं मॉरल डिलेमास। तो उसने बहुत ही ऐसी चीजों को उसका सामना किया और उसने पता लगाया कि जो जो उसने इन्वेंट किया है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा समय रहते हैं, ऑन द फैब्रिक ऑफ टाइम, समय के हिसाब से क्या क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा। अलॉन्ग द वे रास्ते में अलेक्जेंडर को कौन मिले, ग्रुप ऑफ रिबल्स मिले, ग्रुप ऑफ पीपल मिले। रिबल्स कौन होते हैं, रिबल्स होते हैं जो लोग विद्रोह करते हैं, जो उसके मिशन पे विश्वास करते थे, और उन्होंने जॉइंट फोर्सेस, अलेक्जेंडर ने उनसे हाथ मिला लिया जिससे कि वो ऑपरेसिव रेजिम, जो सरकार है वहां की, जो रूल कर रही है, जो लोगों को दबा रही है, उसको वो हटा सके। प्रोफेसर अलेक्जेंडर हैरिसन जो कि बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने टाइम ट्रैवलिंग मशीन को इन्वेंट किया जिसकी वजह से वो किस साल में पहुंच गए, 2150 में पहुंच गए। 3 मिनट आपके पास, ट्राई करो, नहीं तो मैं समझाऊं।
डिस्कस करें। सबसे पहले देखो स्ट्रैटेजी समझना, क्या स्ट्रैटेजी यूज करी। यहाँ पे ही लिखा हुआ है, ही कौन है भाई, यहाँ पे भी ही लिखा हुआ है, ही कौन। यहाँ पे अलेक्जेंडर लिखा हुआ है, शॉर्ट नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे भी अलेक्जेंडर लिखा हुआ है, शॉर्ट नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे अलेक्जेंडर हैरिसन लिखा हुआ है, फुल नेम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या हो गया, स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो गया। तो स्टेप नंबर 2 कर लिया हमने, स्टार्टिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई। तो अलेक्जेंडर हैरिसन ने एक डिवाइस बनाई जिसकी वजह से वो 2150 में पहुंच गए। चलो 2023 में 2024 में अभी हम, और अलेक्जेंडर कहां पहुंच गए, 2150 में पहुंच गए। चलो अब 2150 में पहुंच गए तो क्या हुआ, जैसे ही वो 2150 में पहुंच गए वो शॉक्ड हो गए, हाय राम दुनिया को क्या हो गया है। डिस्टोपियन वर्ल्ड ही एनकाउंटर, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि हाय राम दुनिया को ये क्या हो गया है, दुनिया इतनी तबाह कैसे हो चुकी है। तो उन्होंने कैसे दुनिया को एनकाउंटर किया, बहुत ही डिस्टोपियन वर्ल्ड था। जो उन्होंने क्या देखा कि दुनिया में सबसे ज्यादा तबाही तबाही मची हुई है। तो क्या हुआ, क्यों, कोई परेशानी किसी को, टी और क्यू सभी ने बना लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। जब उन्होंने देखा कि दुनिया में तबाही मची हुई है, उनके खुद के इन्वेंशन की वजह से तबाही मच गई है, तो उन्होंने क्या सोचा, तो उन्होंने सोचा यार मेरी गलती की वजह से ये हुआ है, तो अब मेरी ही जिम्मेदारी है इसको ठीक करने की। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब मैं चीजों को ठीक करूँ, चीजें खराब हो चुकी हैं। तो उन्होंने क्या सोचा, मेरी जिम्मेदारी चीजों को ठीक करने की। तो उन्होंने सोचा कि मैं चीजों को ठीक करूंगा। तो क्या आया, पी आया। कोई परेशानी, 2150 में पहुंचे, दुनिया देखी बहुत खराब हो गई है, तो क्या मन में ठान लिया कि मैं ठीक करूंगा। चलो अब मैं ठीक करूंगा, तो उन्होंने क्या कदम उठाया ठीक करने के लिए, उन्होंने बोला, सोचा कि मैं ठीक करूंगा। मैं ठीक करूंगा तो उन्होंने कदम उठाया होगा ठीक करने के लिए, बताओ कहां उन्होंने कदम उठाया ठीक करने के लिए। मैं ठीक करूंगा, दो ही स्टेटमेंट्स बचे, आर बचा है एस बचा है, देख लेते हैं आर और एस में किसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने ये कदम उठाया ठीक करने के लिए। उन्होंने बहुत सारे एडवेंचर्स किए, उनको कहीं कहीं कंफ्यूजन भी हुआ, उनको पता चला यहाँ पे तो कोई कदम की बात कोई नहीं रही यार में। एस को पढ़ते हैं तो रास्ते में उनको कुछ लोग मिले जिन्होंने अलेक्जेंडर में विश्वास किया। अलेक्जेंडर का मिशन क्या था, अलेक्जेंडर का मिशन था कि मैं चीजों को ठीक करूंगा। तो कुछ लोगों ने अलेक्जेंडर की मदद करी और अलेक्जेंडर ने उनके साथ हाथ मिला लिया, और उन्होंने उस ऑपरेसिव रेजिम को, मतलब वो सरकार जो लोगों को दबा रही थी, वो उसको हटा दिया। तो ये कदम उठाया उन्होंने चीजों को ठीक करने के लिए। इसका मतलब पी और एस का भी क्लियर था। एक ही जगह बची है, एक ही स्टेटमेंट बचा है, मतलब आर कहाँ आया, लास्ट में आया। तो व्हाट इज जगह बची है, एक ही स्टेटमेंट बचा है, मतलब आर कहाँ आया, लास्ट में आया। एक ही जगह बची है, एक ही स्टेटमेंट था दिया। तो ये कदम उठाया उन्होंने चीजों को ठीक करने के लिए। इसका मतलब पी और एस का भी क्लियर था। एक ही जगह बची है, एक ही स्टेटमेंट। तो ये कदम लोगों को दबा रही है, हाथ मिला लिया, और उन्होंने उस ऑपरेसिव रेजिम को, मतलब वो सरकार जो लोगों ने उनके साथ हाथ मिला लिया। तो अलेक्जेंडर का मिशन क्या था, अलेक्जेंडर का मिशन था कि जिन्होंने उन्होंने बहुत सारे एडवेंचर्स किए, उनको कहीं कहीं कंफ्यूजन भी हुआ, उनको पता चला यहाँ पे तो कोई कदम की बात कोई नहीं रही यार में। एस को पढ़ते हैं तो रास्ते में उनको कुछ लोग मिले जिन्होंने अलेक्जेंडर में विश्वास किया। अलेक्जेंडर का मिशन क्या था, अलेक्जेंडर का मिशन था कि मैं चीजों को ठीक करूंगा। तो कुछ लोगों ने अलेक्जेंडर की मदद करी और अलेक्जेंडर ने उनके साथ हाथ मिला लिया, और उन्होंने उस ऑपरेसिव रेजिम को, मतलब वो सरकार जो लोगों को दबा रही थी, वो उसको हटा दिया। तो ये कदम उठाया उन्होंने चीजों को ठीक करने के लिए। इसका मतलब पी और एस का भी क्लियर था। एक ही जगह बची है, एक ही स्टेटमेंट बचा है, मतलब आर कहाँ आया, लास्ट में आया। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर।
PQPS and R। कितने लोगों का ठीक निकला? आई होप मेनी ऑफ यू। चलो, जिन लोगों का भी गलत निकल रहा है परेशान मत हो, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे और प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे और अच्छा करते जाएंगे, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ये मत सोचना आज पहली क्लास है तो आज से ही सही निकलना शुरू हो जाएंगे। चलो एक बार प्रोजेक्ट बना ले पहले। सबसे पहले तो टी में क्या दिया हुआ था? फुल नेम दिया हुआ था। कहां पहुंचे? 150 में पहुंचे। पहुंच रहे कोई चीज देखी? क्या देखा उन्होंने? देखा कि दुनिया में तो बहुत गलत गलत चीजें हो रही है। गलत गलत चीजें हो रही है तो उन्होंने मकसद बना लिया कि मैं चीजों को ठीक करूंगा। अब उन्होंने मकसद बना लिया कि मैं चीजों को ठीक करूंगा, तो उसमें उनके जो मिशन है उसमें उन्होंने लोगों की मदद ली कि भाई तुम मेरी मदद कर लो, तुम मेरी मदद कर लो। और लास्ट में फिर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो गया। फाइनल क्या बना? फाइनल इज PQPS। चलो, इंट्रोडक्टरी मीन्स फर्स्ट, टर्मिनल मीन्स लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट क्या हो गया? T और R। तीन कॉन्सिक्यूटिव स्टेटमेंट का सीक्वेंस, TQPS और R का मुझे आंसर बताओ फटाफट। TQPSR तो SRT नहीं है, PTQ भी नहीं है, PST भी नहीं है, QPS है। एंटी पेनल्टी का मीनिंग थर्ड लास्ट, पेनल्टी मेट इज सेकंड लास्ट। थर्ड लास्ट सेकंड लास्ट क्या हो गया? P और S। फर्स्ट एंड फोर्थ क्या हो गया? T और S। सेकंड क्या हो गया? सेकंड वाज Q। समझ आया? तो अगर ऐसा लग रहा है स्टोरी बेस्ड रहेगा तो कर लोगे क्या? इतना कॉन्फिडेंस आया कि स्टोरी बेस्ड रहेगा तो कर लोगे? नहीं आया तो और भी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। चलो अब आते हैं अगले पे। अभी हमने स्टोरी बेस्ड किया, अब हम कौन सा करेंगे? अब हम करेंगे जो कि स्टोरी बेस्ड नहीं होगा। ये थोड़ा सा टफ होता है बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के साथ हम इसको भी स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। दिख रहा है सभी को? चलो
मैम बेबी गर्ल का नाम बता दो। हाँ, आपने कल मैंने आपसे बहुत से लोगों से सजेशन लिया था कि मुझे बताओ क्या नाम रखें, फिर हमने बहुत सोचा समझा, तो हमने जो नाम अभी फाइनलाइज किया है एंड दैट इज ईश्वी। ईश्वी का मीनिंग होता है गॉडेस ऑफ नॉलेज, सरस्वती जी का नाम है। एंड मिलवाऊंगी मैं आपको बहुत जल्दी ईश्वी से। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहला स्टेप आऊंगी सभी के पास। चलो सभी लोग रीड करेंगे एक बार। अभी रीडिंग करनी है, अरेंजमेंट नहीं करना। ये पढ़ेंगे। ये ना केवल एफिशिएंसी अच्छी करते हैं, मतलब ये जो चीजें हैं, ये ना केवल चीजों की एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि चीज और अच्छा परफॉर्म कर रही है, बल्कि ये ऑटोमेट भी बना देते हैं रूटीन टास्क को। मतलब आपको हाथ से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्यूटर अपने आप कर देगा। मेडिकल फील्ड के अंदर जो रोजमर्रा के काम है, ये जो टास्क है, फिर से टास्क दीज लिखा हुआ है, फिर से स्टार्टिंग नहीं हो सकता। इन टास्क में क्या है, लर्निंग है, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, परसेप्शन क्या नजरिया है, और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। 10 लिखा हुआ है, 10 का मीनिंग होता है अतः। ये भी स्टार्टिंग में सीमलेस। सीमलेस मीन बहुत ही स्मूथ। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है हेल्थ केयर में भी और बिजनेस में भी, ये अंडरस्कोर करती है, मीन हाईलाइट करती है, जोर डालती है। किस चीज पे जोर डालती है? इट्स मल्टीफेसेटेड एबिलिटी। मल्टीफेसेटेड मीन बहुत सारे पहलुओं वाली। इसकी एबिलिटी एफिशिएंसी को अच्छा करने की, टास्क को ऑटोमेटिक बनाने की, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने की, क्रूशियल इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मीन नॉलेज देने की, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के लिए। हेल्थ केयर में एआई टेक्नोलॉजी, एआई शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। ये पाइवोटल, पाइवोटल मीन इंपॉर्टेंट। तो हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एड करती है, एड मीन मदद करती है। किसमें मदद करती है? डायग्नोस्टिक्स में, मतलब टेस्टिंग में। टेस्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो जाती है, और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान में जाते हैं, हर इंसान के हिसाब से अलग ट्रीटमेंट का प्लान बन जाता है। साइमल्टेनियसली मीन साथ ही साथ, तो ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। साथ साथ बिजनेस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशन को अच्छा कर देती है, डिसीजन इंसान अच्छे से ले पाता है, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज देती है डेटा को इवैल्यूएशन से। ये भी स्टार्टिंग में हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फुल फॉर्म लिखी हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम्स बनाना जो वो काम कर सके जिसको इंसान कर सकता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। चलो, क्या सभी को क्लियर है? यू स्टार्टिंग स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत किसी को इस चीज में? चलो आगे देखते हैं। अब कुछ कुछ चीजें करते हैं। यहाँ पे दीज टास्क लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? यहाँ पे लिखा हुआ था दीज टास्क। तो कौन से टास्क होंगे बताओ? कहाँ पे टास्क के बारे में लिखा हुआ है? क्यू का पेयर बनाते हैं, किसके साथ बनेगा क्यू का पेयर? टास्क कहाँ लिखा हुआ था? रूटीन टास्क में तो लर्निंग रीजनिंग नहीं आ सकता। रूटीन टास्क तो रोजमर्रा के काम होते हैं। मेडिकल फील्ड के अंदर तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन ये सब नहीं आ सकता। चलो यहाँ पे टास्क ऑटोमेशन वाले टास्क की बात हुई कि वो टास्क ऑटोमेट हो जाते हैं, तो ये भी वो वाले टास्क नहीं है। लर्निंग रीजनिंग तो कौन से टास्क है? जो कंप्यूटर्स करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन सा टास्क है? जो कंप्यूटर्स करते हैं। यहाँ पे तो कोई टास्क के बारे में लिखा हुआ ही नहीं है। यहाँ पे भी कोई टास्क के बारे में नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर सिस्टम वो टास्क कर सकते हैं जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत है। कौन से टास्क होते हैं? लर्निंग में ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत है, रीजनिंग में ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत है। तो वो काम वो कंप्यूटर कर सकते हैं, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। यू और क्यू के पेयर में कोई डाउट किसी को भी? यू और क्यू का पेयर सबको क्लियर है? चलो आगे कुछ कुछ और पेयर्स बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था ये जो एडवांसमेंट है इससे मेडिकल फील्ड के अंदर काम और अच्छा हो जाता है। अब पी का पेयर बनाते हैं। ये जो एडवांसमेंट है इससे मेडिकल फील्ड के अंदर काम अच्छा हो जाता है। तो इसका मतलब पी से पहले कहीं मेडिकल फील्ड की बात आ रही होगी कि मेडिकल फील्ड में कुछ अच्छा हो रहा है। पी में लिखा हुआ था इन कामों से मेडिकल फील्ड में काम अच्छा हो जाता है। इसका मतलब इससे पहले कोई ऐसे स्टेटमेंट आएगा जहां पे मेडिकल फील्ड में क्या क्या अच्छा हो रहा है वो बात हो रही होगी। चलो देखते हैं। क्यू में तो नहीं हो रही। यहाँ पे तो हेल्थ केयर और बिजनेस सेक्टर दोनों की बात हो रही है, मेडिकल फील्ड की अकेले नहीं हो रही। एस में हो रही है हेल्थ केयर की बात। तो इसका मतलब एस और पी का पेयर है।
कोई परेशानी ऐसा दिखे पेयर में? चलो, यहाँ पे बात हो गई हेल्थ केयर की या मेडिकल फील्ड की, साथ के साथ बिजनेस में भी, साइमल्टेनियसली भी, साथ के साथ। तो इसमें होता है साइमल्टेनियसली, साथ के साथ बिजनेस में भी हो जाता है। तो हेल्थ केयर में तो होता ही होता है, साथ के साथ बिजनेस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद कर देता है। इसका मतलब एस और पी और फिर एक कनेक्टर लगाया साइमल्टेनियसली, फिर लगा दिया टी, तो एसपीटी हो गया। एसपीटी, आर तो फाइनल स्टेटमेंट है, आर में तो पूरे पैसेज को की समरी दे दी कि इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दोनों में मदद करता है। तो आर क्या है? पूरे पैराग्राफ की समरी है, तो आर लास्ट में आया। तो एसपीटी कहाँ आया यहाँ पे? तो फाइनल सीक्वेंस क्या हो गया? फाइनल सीक्वेंस इज यू क्यू एस पी टी एंड आर। कितने लोगों का ठीक निकला? आई होप मेनी ऑफ यू। चलो, फ्लो चार्ट बनाने हो पहले। यू में फिर यहाँ पे कुछ टास्क की बात हो रही थी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है, इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। वहां पे उन टास्क का नाम दे रखा था कि इन टास्क में क्या क्या आता है। फिर उसके बाद हेल्थ केयर की बात हो रही थी, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ था दीज एडवांसमेंट्स। मेडिकल की बात हो रही थी, मेडिकल फील्ड हेल्थ केयर फील्ड दोनों सेम हो गई। उसके बाद साइमल्टेनियसली कनेक्टर लगा हुआ था, लिखा हुआ था बिजनेस में भी हेल्प हो जाती है, और लास्ट में 10 लिखा हुआ था, और पूरे की समझ दी। फाइनल सीक्वेंसेस, व्हाट फाइनल सीक्वेंसेस? यू क्यू एस पी टी आर, एस पी टी एन आर। कोई परेशानी किसी को? सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? क्यू। सिक्स्थ स्टेटमेंट क्या हो गया? आर। थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया? यू क्यू एस था। 3 कॉन्जिक्यूटिव क्या था? यू क्यू एस पी टी आर। एस क्यू आर नहीं है, क्यू टी पी भी नहीं है, पी टी आर है, आर क्यू टी नहीं है, एस क्यू टी नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज यू। समझ आया सभी को? कोई भी परेशानी किसी को किसी भी प्रकार की? चलो, अब क्या करेंगे? अब एक पैराजंबल मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, तो ये सभी के लिए होमवर्क का पैराजंबल है। इसको सभी के सभी लोग करके लाएंगे, और इसको हम मंडे की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अ होमवर्क पैराजंबल फॉर ऑल। सभी लोग करके लाएंगे, सबसे एक्सपेक्ट करूंगी करके लाएंगे। यस। अब कुछ इंपॉर्टेंट